Good morning, class 6. In previous class, we read geography's lesson, settlement, transport and communication, and we read about rural and urban settlement. And to be continue with it, today we read interrelationship between rural and urban settlement. अब विलेज और सिटी के सेटलमेंट में आपस में क्या संबंध है? रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. रूरल और अर्बन सेटलमेंट वैसे ही है जैसे एक सिक्के के दो साइड होते हैं. वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर. एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वाइल अ रूरल एरिया सप्लाइज फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मैन पावर टू एन अर्बन एरिया, जबकि एक रूरल एरिया सप्लाई करता है अनाज, फल, सब्जियां और मैन पावर अर्बन एरिया को. द लेटर सप्लाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू अ रूरल एरिया, और बाद में सप्लाई करता है प्रोडक्ट और सर्विस रूरल एरिया को. An urban person might not have ever visited a rural area, yet he is dependent on it for his basic need. एक शहरी व्यक्ति कभी गांव का दौरा नहीं किया होगा उसने, हालांकि वो डिपेंड होता है कई बेसिक नीड्स पर उनके ऊपर. सिमिलरली अ रूरल पर्सन हैज टू विजिट एन अर्बन एरिया फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस सच एज एजुकेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोजिशन एंड अदर सर्विसेज. सिमिलरली इसी तरह से एक रूरल पर्सन विजिट करता है अर्बन एरिया में. जाहिर सी बात है, गांव के लोगों का शहर में आना जाना तो लगा ही रहता है. कई ऐसे पर्पज होते हैं, कई ऐसे उद्देश्य होते हैं उनके, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड. गांव के बच्चे अगर स्कूल नहीं बनी है गांव में 10th के बाद में या 8th के बाद में, तो वो शहर में आकर पढ़ते हैं. ठीक उसी तरह से ट्रीटमेंट, अगर गांव में किसी भी व्यक्ति का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उसे शहर में रेफर कर दिया जाता है, ट्रांसपोजिशन के लिए भी और अदर सर्विसेज के लिए भी. नाउ इज माइग्रेशन दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना, रहना. सिमिलरली अगर हम लोग देखा जाए तो गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो नौकरी जॉब वगैरह करते हैं. तो उसी तरह से माइग्रेशन पढ़ते हैं. माइग्रेशन में क्या लिख रखा है? माइग्रेशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया इज अ गेव प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट. माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम प्रेजेंट रूप में देखी जा सकती है. ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी सर्विसेज सच एज एजुकेशन, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, रूरल पीपल हैव टू विजिट अर्बन एरियाज. बिल्कुल, ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि कई ऐसी नॉन अवेलेबिलिटी सर्विसेज होती है, जैसे कि एजुकेशन नहीं मिल पाती, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, इसीलिए रूरल पीपल अर्बन एरियाज की तरफ आते हैं. Moreover, there is a scarcity of employment in rural areas, so they have to visit an urban in search of jobs. ऑफ कोर्स कि बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की रूरल एरिया में. रूरल एरिया में ज़्यादातर जॉब्स वगैरह नहीं होती, बिकॉज वो लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो उनके पास और कोई काम करने के लिए होता नहीं है. लेकिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए उनको शहर की तरफ जॉब की तलाश में आना पड़ता है. मैनी ऑफ देम परमानेंटली माइग्रेट टू टाउन्स. इसमें से कई ऐसे होते हैं जो परमानेंटली माइग्रेट ही कर सकते हैं, शहर की तरफ आ जाते हैं वो. दिस पुट्स प्रेशर ऑन द सिविक amenities in the urban area as the population rises sharply. यह शहरों में नागरिक सुविधाओं पर दबाव डालता है क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है. जाहिर सी बात है, जब गांव से कोई इंसान शहर की तरफ आता है तो गांव की पॉपुलेशन का कुछ % कम होकर शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर रहने आ रहा है. Therefore, the government should pay attention to the problems of a rural area. इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए रूरल एरिया की इस प्रॉब्लम की तरफ. It should create the service of education and treatment as well as opportunity for employment. इसके लिए उन्हें एजुकेशन की सर्विस देनी चाहिए, ट्रीटमेंट की सर्विस देनी चाहिए, जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट और इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए. It should encourage industrialists to open their industries in rural areas so that the rural people don't have to migrate to towns in search of job. ये एक जो है इंडस्ट्री वहाँ पर अगर देखा जाए उद्योग स्थापित करने चाहिए गांव की में, ताकि इंडस्ट्रीज अगर ओपन हुई रूरल एरिया की तरफ में तो रूरल पीपल माइग्रेट नहीं करेंगे टाउन्स की तरफ जॉब करने के लिए, उनको अपना परिवार नहीं छोड़ना पड़ेगा. लेकिन जब उनके पास कोई जॉब ही नहीं होगी तभी तो वो सर्च ऑफ जॉब के लिए टाउन्स की तरफ आते हैं. अगर इंडस्ट्रीज बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रीज बनने लग जाएगी तो उनको शहर में नहीं आना पड़ेगा. नाउ इज स्कैटर्ड एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. स्कैटर्ड वैसे इसका मतलब होता है बिखेरना, और कैम्पैक्ट क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं. इसमें डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, अ सेटलमेंट कैन बी स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट. डिपेंड करता है फिजिकल फीचर और किसी भी प्लेस पर रहने वाली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड पर एक सेटलमेंट कि वो स्कैटर्ड है या कॉम्पैक्ट है.
The houses are built here and there in a scattered settlement. हाउसेस जो यहाँ पर और वहाँ पर बने हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, उन्हें हम लोग स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं. एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हाउसेस एक दूसरे से दूरी पर है, तो इसको हम लोग जो स्कैटर्ड सेटलमेंट कह सकते हैं. while the houses are built together close together in a compact settlement. हाउसेज जब एक दूसरे के साथ बहुत ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं. जैसे कि जब हम मेहरान गेट की तरफ जाते हैं, हम किले की तरफ ऊपर खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं ना हमारा शहर जो है इतना बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड दिखता है, वहाँ से छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं. तो जो छोटे छोटे घर हमको ऊपर चढ़ने पर दिखाई देते हैं वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. ओके तो कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड में सिर्फ फर्क इतना ही है कि स्कैट सेटलमेंट के अंदर हाउसेज एक दूसरे से दूरी पर होते हैं और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर हाउसेज जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, क्लोज टुगेदर. कोई भी किसी की छत पे भी कूद के जा सकते हैं. वी कैन फाइंड scattered settlements in desert and hilly areas while plains have compact settlement. It is also right then कि scattered settlement जो होते हैं वो desert और hilly area की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं और जबकि मैदान वगैरह जो होते हैं वहाँ पर compact settlement पाए जाते हैं. Now is transposition. अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? माल तो बन गया, सब कुछ हो गया, माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए कोई तो होना चाहिए. तो वो कौन होगा? एनिमल्स ही होंगे ऑफ कोर्स. अर्लियर मैन यूज्ड टू कैरी लोड्स ऑन हिज शोल्डर और ड्रैग्ड देम अलोंग द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग डिस्टेंसेस. पहले इंसान अपने शोल्डर के ऊपर कैरी करता था लोड्स को और उसे खींचता था और ग्राउंड के साथ ले जाता था, जबकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा वॉक डिस्टेंस उन्हें देखने को मिलता था. देन ही यूज्ड एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसलिए वो एनिमल्स का यूज करता था एक ट्रांसपोर्ट के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. दिस वॉज अ शॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन विच टुक अ लॉन्ग टाइम. इसकी वजह से एक छोटी सी क्रांति भी आई थी जिससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था. मैन टुक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्रेस व्हेन ही इन्वेंटेड द व्हील. मनुष्य ने पहला कदम मॉडर्नाइजेशन की तरफ रखा था, प्रोग्रेस की तरफ रखा था, जब उसने व्हील पहिए का आविष्कार किया था. दिस वॉज द इन्वेंशन विच हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे मैन लिव्ड बिफोर दिस. जर्नी में बढ़ने वाला जो काफ़ी टाइम बाकी रह गया था, जिससे दुनिया लगभग एक वर्ल्ड के अंदर ही समट के रह गई थी. दैट मीन्स जो इन्वेंशन हुआ था उसकी वजह से रिवॉल्यूशनाइज्ड आई थी, जिससे पहले इंसान जो रहता था. एवर सिंस दिस इन्वेंशन most of our inventions have been based on the simple invention of wheel. यहाँ तक कि जो इन्वेंशन हुए थे इसमें उसमें से बहुत सारे इन्वेंशन बेस्ड थे सिंपल इन्वेंशन ऑफ व्हील के ऊपर. वी कैन नॉट इमेजिन लार्ज मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड पावर स्टेशंस विदाउट द सिंपल इन्वेंशन ऑफ द व्हील. सो इम्पोर्टेंट इट टू अस. हम इमेजिन नहीं कर सकते लार्ज मशीन और फैक्ट्रीज की, बिल्डिंग्स और फोर्ट्स की, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, डैम्स और पावर स्टेशन के बिना किसी सिंपल इन्वेंशन ऑफ द व्हील के. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. नाउ मैन हैज़ मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैरी हिम टू फार ऑफ प्लेसेस इन नो टाइम. अब मनुष्य के पास में अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए थे जिसकी वजह से वो बहुत दूर पर भी जो है बिना कुछ टाइम लगे हुए हर एक चीज़ को कैरी करके लेके जा सकते हैं. द टाइम इन्वॉल्व इन जर्नी हैज़ reduced drastically, virtually shrinking the world into a global village. जर्नी में लगने वाला ये टाइम काफी कम हो गया था, जिससे दुनिया लगभग एक वर्ल्ड में ही सिमट कर रह गई थी. दैट मीन्स एक ग्लोबल के अंदर ही वो सिमट के रह गई थी. For the convention of study, we can classify means of transport into three types: means of surface transport, means of water transport, and means of air transport. हमारे पढ़ने में कन्वीनियंस, हमारे पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट को 3 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं. उसमें सबसे पहला हमारा आता है सरफेस ट्रांसपोर्ट. अब नाम से पता चल रहा है सरफेस ट्रांसपोर्ट क्या होता है. द मीन्स ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट कैन रन ऑन द अर्थ सरफेस, हैंस द नेम. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सरफेस ट्रांसपोर्ट जो हमारी अर्थ के सरफेस पर रन करता है उसको हम लोग सरफेस ट्रांसपोर्ट कहते हैं. एनिमल्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट सिंस ओल्डन टाइम्स. हम पुराने समय से ही देख रहे हैं कि एनिमल्स इम्पॉर्टेंट मीन्स है सरफेस ट्रांसपोर्ट का. दे आर यूज इवन टूडे. उनका यूज अभी तक में भी किया जाता है. Horses, mulches, donkeys, bullocks, buffaloes, camels, etc. are used on a large scale. Horses, mulches that means खच्चर, donkeys, bullocks, buffaloes, camels, ये सभी जो एक बहुत लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं. Animals are used in areas where it is difficult to construct road and railways.
such as camels and horses in desert, yaks in Tibet and llamas in Andes mountains. एनिमल्स को अलग अलग एरिया में यूज किया जाता है जहां पर डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करना रोड और रेलवे का, जैसे कि कैमल्स और हॉर्सेस डेजर्ट के अंदर, याक्स तिब्बत के अंदर, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, एंड इलामास इन अंडेस माउंटेन, एंडेस माउंटेन के अंदर इसका यूज किया जाता है. सरफेस ट्रांसपोर्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज. सरफेस ट्रांसपोर्ट को हम लोग और ज़्यादा अच्छे से रोडवेज और रेलवेज के अंदर भी समझ सकते हैं. सबसे पहले हमारा आता है रोडवेज. रोडवेज, इस पे भी नाम से पता चलता है, रोड से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग रोडवेज ट्रांसपोर्ट कहते हैं. रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करने के लिए किसी भी कंट्री के लिए, तो इससे इंपॉर्टेंट होता है उनको साथ में जोड़ना. रोड यूजफुल होती है लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. एक रोड बन सकती है, नाउ टर्न योर पेज, द डोर स्टेप ऑफ अ हाउस और फैक्ट्री, घर या कारखाने के दरवाजे तक. लॉन्ग हाईवे बिल्ट होती है यहाँ तक कि ओल्डन टाइम से लेकर अनेबल ट्रेडर और दूसरे लोग जो कि ट्रेवल कर रहे हैं लंबे लंबे डिस्टेंसेस के लिए. एक इंपॉर्टेंट इसमें थिंग आती है, वो आती है द ग्रैंड ट्रंक रोड इन इंडिया वाज बिल्ट इन द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड के अंदर ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी इंडिया में. ये हम हिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़ चुके हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सड़कों में से एक है ग्रैंड ट्रंक रोड. अ रोड कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड. रोड पक्की भी होती है और कच्ची भी होती है. एन अनमेल्टेड रोड यानी कि कच्ची रोड यूजुअली फाउंड होती है रूरल एरिया पर, जहां पर वो फिट और लाइट ट्रांसपोर्ट के लिए होती है. मतलब वहां पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट एकदम लाइट से ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा नहीं कि वहां लाइट से ट्रांसपोर्ट की जाती है. दैट मीन्स हल्का जो सामान होता है, हल्का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वहां पर होता है, जैसे कि एनिमल्स है, बुलक कार्ट्स है, ट्रैक्टर्स है. इट इज यूजुअली एज अ लिंक रोड विच कनेक्ट्स अ रूरल एरिया टू अ मेन रोड. ये यूजुअली यूज होता है एक लिंक रोड जो कनेक्ट करती है रूरल एरिया को एक मेन रोड से. नेक्स्ट हमारी आती है अ मेटाल रोड. मेटाल रोड बिल्ट होती है कई पर्पजेस के लिए. ये बिल्ट होती है एक टाउन के साथ में ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके, वहां पे रहने वाले लोगों की जरूरतें पूरी की जा सके. इट मे बी बिल्ट टू कनेक्ट डिफरेंट टाउन्स और कंट्रीज इवन. ये बनाई जाती है डिफरेंट टाउन्स और कंट्री को साथ में कनेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज हाईवे. हाईवे तो सबको अच्छे से पता है. हाईवे इज अ ब्रॉड एंड लॉन्ग रोड विच कनेक्ट सिटीज इन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज. एक हाईवे ब्रॉड और लॉन्ग रोड होती है जो कनेक्ट करती है सिटीज को अलग अलग स्टेट और अलग अलग कंट्रीज पर. इस टाइप की हाईवे बिल्ट होती है और ये मेंटेन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे द मेन रोड, स्टेट हाईवेज. I hope you all understand this very well. So we meet again on tomorrow. Till then, bye bye and have a nice day.